हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आ यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट इन नॉलेज। मैं हूं गुरप्रीत सिंह मांगट और यूजीसी नेट पी टेट सी टेट क्वालिफाइड। नाउ आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस। सो बेसिकली हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जो भी वीडियो लेक्चर्स आपके लिए प्रोवाइड करवाए जाते हैं वो कई एग्ज़ाम्स जैसे यूपीएससी प्री मेंस, यूजीसी नेट पी टेट सी टेट, स्टेट लेवल नेट और वेरियस एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। सो जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारी अगली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। सो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, विच इज़ पोस्ट वैदिक सिविलाइजेशन। हमारी पिछली वीडियोस में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया था वैदिक पीरियड के बारे में। अभी हम पोस्ट वैदिक पीरियड के बारे में डिस्कस करेंगे, जो टाइम पीरियड बेसिकली आता है 1000 बीसी से लेकर 500 बीसी के दरमियान। कई 500 बीसी भी कह देते हैं, कई 600 बीसी के दरमियान भी इसको मान लेते हैं। ठीक है, तो पोस्ट वैदिक पीरियड में आकर कुछ ना कुछ जो ऋग्वैदिक सिस्टम था वो कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाता है। इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं। माना जाता है कि पोस्ट वैदिक पीरियड में 3 तरीके की बुराइयां बहुत ही प्रचलित हो जाती हैं। वो बुराइयां क्या होती हैं? सबसे पहले तो हम बोल दें गैम्बलिंग, दूसरा हम बोल दें जो वाइन या विस्की या शराब बोल दो, ठीक है, और तीसरी जो आ जाती है वुमेन। ठीक है, तो इन 3 लेवल के इन तीनों को बुराई माना जाता है। शराब हो गया, गैम्बलिंग हो गया, जुआ हो गया, या फिर वुमेन हो गया। इन 3 बुराइयों का जिक्र मिलता है हमें इस पोस्ट वैदिक पीरियड में। और जो भी शुरुआती दौर था वो क्या है, उसमें प्रॉब्लम्स मतलब आने लगती हैं। वो सिस्टम क्लैप्स होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और नया सिस्टम बिल्डअप होता है। अभी क्या होता है, सबसे पहले जो भी ऋग्वैदिक पीरियड में ये जो ब्रह्मवर्त एरिया में रह रहे थे या सप्त सिंधु रीजन में रह रहे थे, उससे ये मूव करके किधर की ओर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, गंगा जमुना रीजन की ओर, और उसका नाम रख देते हैं आर्यावर्त। ठीक है, तो पहले डिस्कस किया हुआ है पिछली वीडियोज़ में, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम यहाँ पे। इसको आर्यावर्त बोलना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जो पिछली ऋग्वैदिक पीरियड में टैक्स सिस्टम डेवलप नहीं था, अभी टैक्स सिस्टम लेना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं उसका 12वां हिस्सा या 16वां हिस्सा क्या कर लिया जाता है, एक तरीके से टैक्स के रूप में लिया जाना स्टार्ट हो जाता है। ऋग्वैदिक पीरियड में कोई परमानेंट आर्मी नहीं थी, यहाँ पे परमानेंट आर्मी मिलती है। यहाँ पे बड़े बड़े राज, बड़ी बड़ी किंगडम्स जो हैं उनकी इस्टेब्लिशमेंट होती है। ठीक है, और बड़ी किंगडम्स के बचाव के लिए हमें परमानेंट आर्मी रखनी पड़ेगी, बड़े बड़े किले वगैरह बनते हैं। ठीक है सॉरी। और कास्ट सिस्टम में रिजिडिटी आ जाती है, मतलब एक दूसरे से नफरत वाला माहौल शुरू हो जाता है। अनटचेबिलिटी आ जाती है। ब्राह्मण्स जो हैं वो अपने आप को सुपीरियर मान रहे हैं और जो शूद्र हैं उनको एकदम से साइडलाइन कर दिया गया है, उनको मार्जिनलाइज कर दिया गया है। सोसाइटी के बाहर घर, गांव के बाहर उनके घर होंगे, इस तरीके का सिस्टम डेवलप हुआ है। ठीक है, वुमेन की सिचुएशन जो स्टेटस था बहुत ही अच्छा था ऋग्वैदिक पीरियड में। यहाँ पे आके डाउनफॉल आ जाएगा, यहाँ पे कई बुराइयाँ शुरू हो जाएंगी। ठीक है, इनको वेद पढ़ने नहीं दिए जाएंगे, इनको एजुकेशन का अधिकार नहीं होगा, इनको सिर्फ और सिर्फ घरेलू शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, और काफ़ी हद तक मतलब इनकी स्टेटस में डाउनफॉल होना स्टार्ट हो जाएगा और इसको टोटली अधीन कर दिया जाएगा मेल डोमिनेंट सोसाइटी के या फिर मर्दों के। और नेक्स्ट आ जाएगा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आती है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ के इस समय के लोगों ने एग्रीकल्चर को अपना प्राइम प्रोफेशन चूज़ कर लिया था। एनिमल हस्बेंड्री से चरवाहों वाला जीवन है जो, और जहाँ फिर जो एक चरवाहे वाला जीवन जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, उस चीज़ को ख़त्म करके एक प्रॉपर सेटलमेंट कर ली और उसके अकॉर्डिंग ही आसपास एरिया को साफ़ करके वहाँ पे एग्रीकल्चर करनी स्टार्ट कर दी। तो उससे क्या है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आती है इस पीरियड में। ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी, ब्राह्मण्स जो हैं इस तरीके का एक प्रचार करते हैं कि वो सुपीरियर हैं, ब्रह्मा के मुख से उनकी उत्पत्ति हुई है और सारा कुछ ब्राह्मण्स के अराउंड ही इर्द गिर्द घूमता है। सारे रिलीजियस अफेयर्स इन्हीं के कंट्रोल में आते हैं, तो इस वजह से ब्राह्मणिकल सुपीरियरिटी आ जाती है। ठीक है, जो धर्म है, धर्म कम्प्लेक्स हो जाता है, मूर्ति पूजा आ जाती है, मंदिर वगैरह बनने स्टार्ट हो जाते हैं, कई तरीके के यज्ञ वगैरह किए जाते हैं, आहुतिस दी जाती हैं, देवताओं के लिए बलि वगैरह दी जाती हैं। इस तरीके का मतलब एक तो कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है और काफ़ी महंगा हो जाता है, मतलब हिंदू धर्म काफ़ी महंगा हो जाता है और इसमें काफ़ी तरीके का भेदभाव भी किया जाने लगता है। ठीक है, इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं। पोस्ट वैदिक लिटरेचर, अभी पोस्ट वैदिक लिटरेचर नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा सारा कुछ। सभा और समिति जो राजे को कंट्रोल कर रही थी, राजे के मनमर्जी करने से रोक रही थी, उनकी सिचुएशन में काफ़ी हद तक डाउनफॉल आएगा। इनकी सिचुएशन वो नहीं रहेगी जो पिछले ऋग्वैदिक पीरियड में थी। अब इनकी सिचुएशन एक नामात्र रूल रह जाएगा। ठीक है, एक नॉमिनल रूल रह जाएगा। राजे जो हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और राजाओं की ताकत है जो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगी। इस तरीके का सिस्टम है जो देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं।
सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है पोस्ट वैदिक लिटरेचर। ठीक है, पोस्ट वैदिक लिटरेचर है जो अभी पोस्ट वैदिक लिटरेचर में जो जो चीज़ें हुई, मतलब सबसे पहले तो देखो भी जो ऋग्वैदिक पीरियड था, ऋग्वैदिक पीरियड में अकेला ऋग्वेद की मतलब एक तरीके से क्या बोल दें कंपाइलेशन हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे अगले जो भी हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया है, अभी पोस्ट वैदिक लिटरेचर की बात करेंगे जो वेदास को ही बेस बनाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंसेस ज़रूर होगा उसमें। तो सबसे पहले जो आते हैं वो आते हैं वेदांग्स। वेदांग्स कितने हैं टोटल गिनती में? छः वेदांग्स लिखे गए उस पीरियड में। इसका मतलब क्या है? वेदा प्लस अंगा। अंगा का मतलब क्या होता है? ऑर्गन्स। ठीक है, तो इसका कंबाइल मतलब क्या हो गया? वेदांग। मतलब वेद के ही ये अंग हैं, वेद का ही एक ऑर्गन है। ठीक है, तो इनकी टोटल गिनती कितनी है? 6 हैं ये टोटल नंबर में। अभी इनका किन किन सब्जेक्ट्स के साथ रिलेशन है तो ये देख लीजिए, जैसे शिक्षा हो गया, व्याकरण हो गया, ज्योतिष हो गया, निरुक्त हो गया, कल्प हो गया, छंदास हो गया। ठीक है, तो शिक्षा जो के साथ रिलेटेड जो वेदांग है उसका संबंध है एजुकेशन के साथ या फिर प्रोनाउंसिएशन के साथ, कि वेदों को पहली तो बात एजुकेशन दी जाती थी वेदास की, और उसके बाद उनका उच्चारण कैसे करना है, उनका प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, इस वेदांग से पता चलता था। व्याकरण से ग्रामर के बारे में पता चलता था कि ग्रामर मतलब किस तरीके की ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं, या ग्रामर के बारे में यहाँ पे समझाया गया है। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी के साथ रिलेटेड है। निरुक्त का साइंस के साथ रिलेशन है। ठीक है, तो और कल्प है, जो कल्प है मतलब सेरेमोनियल रिचुअल्स, मतलब हमारे बर्थ से लेकर हमारी डेथ तक हम कुछ ना कुछ सेरेमनीज़ करते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ सेरेमनीज़ होती हैं, उनमें कुछ ना कुछ कस्टम होते हैं, कुछ ना कुछ रीति रिवाज मतलब हमने करने होते हैं, है ना। तो उनका सबका जिक्र किस में किया गया है, डिस्क्रिप्शन किस में मिलता है? कल्प में मिलता है। छंदास का मतलब है पोएटिक मीटर और रिदम, मतलब किस तरीके से गाया जाना चाहिए, पोएटिक मीटर क्या होगा, रिदम क्या होगी, उन सारी चीज़ों के सुर ताल लय वगैरह के बारे में इनमें स्टडी मिलती है। इनके एक नाम देख लो कौन कौन से, ये इनके ऋग्वैदिक नेम है जो मैंने रेड में लिखे हुए हैं। ठीक है, जो ब्लैक में ब्रैकेट्स में लिखे हैं ये इनके मतलब हैं, आप इनको प्रॉपरली देख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट जो आ जाता है इसमें वो आ जाता है कि ये क्यों लिखे गए। ये लिखे गए हैं अंडरस्टैंडिंग एंड दी प्रोनाउंसिएशन ऑफ वेदास। एक तो अच्छी तरीके से आपको वेदास की अंडरस्टैंडिंग हो जाए, और दूसरा क्या है, आपको किस तरीके से आपने वेदास को प्रोनाउंसिएट करना है उस तरीके से मतलब आपको नॉलेज मिल जाए। तो मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये लिखे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो इस में आ जाता है लिटरेचर में वो आता है सूत्राज। सूत्राज का मतलब सूत्र से लगा लो, मतलब एक थ्रेड या एक माला, एक थ्रेड या एक माला, एक प्रॉपरली जैसे माला जो काम करती है, एक धागा जो काम करता है, उस तरीके का है। ये क्यों लिखे गए थे? रिमेम्बरेंस ऑफ द वेदास, वेदास को याद रखने के लिए, मतलब जैसे हम शॉर्ट ट्रिक्स नहीं बना लेते किसी चीज़ को याद रखने के लिए, उसी तरीके के ये सूत्राज हैं। वेदास को याद रखने की टेक्निक्स हैं ये, मतलब एक अच्छे तरीके से बंदा याद रख सकता है। ठीक है, और इनमें कुछ सूत्राज के नाम आते हैं, जैसे स्रोत सूत्रा, ठीक है, गृह सूत्रा, धर्म सूत्रा। स्रोत सूत्रा में किस चीज़ का जिक्र आता है? यज्ञ बलि कस्टम रीति रिवाज जो ट्रेडिशंस वगैरह हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। गृह सूत्रा में हमें पता चलता है फैमिली फंक्शंस के बारे में, बर्थ से लेके डेथ तक हमने कौन कौन सी सेरेमनीज़ करनी है, कौन कौन से फंक्शन करने हैं, कौन कौन से फेस्टिवल्स चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करनी है, किस तरीके से करनी है, वो सारी चीज़ की इन्फॉर्मेशन हमें गृह सूत्रा से मिलती है। धर्म सूत्रा में हमें पता चलता है कि कौन कौन सी कस्टम्स हैं, कौन से रिचुअल्स हैं। ठीक है, एक सोसाइटी का मेंबर होने के नाते हमें कौन सी ड्यूटीज़ फुलफ़िल करनी होंगी, किस तरीके के लॉज होंगे, कौन कौन से लॉज हमें फॉलो करने होंगे। तो धर्म सूत्रा मतलब हम नॉर्मली अगर ऋग्वैदिक पीरियड की बात कर लें या एंशिएंट पीरियड की बात कर लें तो ये कहा जाता था कि राजा को शासन करना चाहिए धर्म के अकॉर्डिंग। तो धर्म में काफ़ी कुछ आ जाता था, उस समय के कस्टम्स आ जाते थे, रिचुअल्स आ जाते थे, जो भी लॉज वगैरह होते थे, रीति रिवाज होते थे, ड्यूटीज़ वगैरह परफॉर्म करनी होती थी, उन सभी का जिक्र हर एक धर्म में अपने जो फॉलोअर्स हैं उनके लिए कुछ ना कुछ ड्यूटीज़ या रिचुअल्स या जो कुछ भी एक सेटअप लगाया हुआ है, चाहे वो सिख हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, सब के बारे में एक एक मतलब किस तरीके से हमने लाइफ अपनी व्यतीत करनी है उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इसी सीरीज़ में जो आता है वो आ जाता है उपवेदा। उपवेदा की अगर बात करें तो ये हैं 4 इन नंबर, मतलब ये 4 हैं टोटल गिनती में,
और इनको उपवेदा क्यों बोला जाता है, मतलब मान लीजिए वेद हैं, वेद की एक तरीके की ब्रांचेस हो गई हैं एक तरीके की, ठीक है, अगली ब्रांचेस जिसे बोल दो, उसके इसी वजह से इनको उपवेदा बोला जाता है। ये चार हैं, चार में इनका नाम याद कर लीजिए, आयुर्वेदा, धनुर्वेदा, गंधर्व वेदा, शिल्प वेदा। अब ये पूछा जा सकता है कि आयुर्वेदा का रिलेशन किसके साथ है, सिंपल है, आप बता दोगे मेडिसिन के साथ। धनुर्वेदा का वारफेयर के साथ, युद्ध कला के साथ रिलेशन है, इनमें इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, सिखाया जाता है। गंधर्व वेदा में म्यूज़िक के बारे में मतलब इंफॉर्मेशन मिलती है, सिखाया जाता है। और शिल्प वेदा में आर्किटेक्चर के बारे में, मतलब जो कुछ भी चीज़ें हैं उसके बारे में सिखाया जाता है। अभी म्यूज़िक के रिगार्डिंग एक और ग्रंथ हमने पढ़ा था विच इज़ सामवेदा, ठीक है, सामवेदा। सामवेदा का भी रिलेशन किसके साथ है, म्यूज़िक के साथ है, लेकिन ये ऋग्वैदिक पीरियड में आ रहा है। और ये जो गंधर्व वेदा है इसका संबंध किस पीरियड में आ रहा है, पोस्ट वैदिक पीरियड में आ रहा है। तो ये अक्सर पूछ ले जाते हैं, इनका लिंक करने को आ जाता है, इसका मैच करने को आ जाता है, तो ये देख लीजिए आप एक बार, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आ जाता है इसमें वो आ जाता है धर्मशास्त्रास। धर्मशास्त्रास बेसिकली हमने जो चीज़ें पीछे की हैं, जो सूत्रास में किया था, सूत्रास में क्या किया था हमने, धर्म सूत्रास, है ना। तो धर्म सूत्रास बेसिकली कॉम्बिनेशन किसका है, स्मृतिज और धर्म सूत्रास का। धर्म सूत्रास मैंने बता दिया कि बेसिकली लाइफस्टाइल कैसे होना चाहिए, क्या ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी है हमने लाइफ में, क्या चीज़ों को फॉलो करना है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, उस चीज़ के बारे में है। और स्मृतिज भी बेसिकली क्या है, उसी चीज़ का ही एक आस्पेक्ट हैं कि क्या कौन कौन सी चीज़ें करनी है, कौन सी नहीं करनी, क्या सही है, क्या गलत है, क्या किस चीज़ के लिए क्या सज़ा मिलेगी और किस चीज़ के लिए क्या उपहार मिलेंगे, उन सारी चीज़ों के बारे में मतलब इन स्मृतिज और धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इनमें क्या मिलता है हमें, डिस्क्रिप्शन ऑफ सिविल और क्रिमिनल क्राइम्स, पनिशमेंट और लॉज के बारे में। पहले तो हमें इनमें पता चलता है कि सिविल लॉज कौन से, क्राइम्स कैसे होते हैं, क्रिमिनल लॉज कैसे होते हैं, क्राइम्स कैसे होते हैं, इनके लिए पनिशमेंट कौन कौन सी देनी चाहिए और इनके लिए कौन कौन से कानून बनाए गए हैं, कौन से कानूनों को बनाना चाहिए और कौन से कानूनों को पालन करना चाहिए, इन सारी चीज़ों की हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब हमारा बिहेव कैसा करेंगे हम, हमारा व्यवहार किस तरीके का होगा, उन सारी चीज़ की इन्फॉर्मेशन है जो मिलती है। तो सम इम्पॉर्टेंट इनमें जो आ जाता है स्मृतिज में वो है मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और विष्णु स्मृति, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और इनमें मनुस्मृति सबसे ओल्डेस्ट है, मतलब अगर पूछ लिया जाए कि सबसे पुरानी स्मृति का नाम बताओ तो वो है मनुस्मृति। मनु को दुनिया का सबसे पहला लॉ मेकर माना जाता है, ठीक है। इसको क्या माना जाता है, मनु को लॉ मेकर माना जाता है। इसके संबंध में एक कहानी है, कहानी में ये बताया गया है कि दुनिया में लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे, मर रहे थे, किसी तरीके की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे, ठीक है। इसी चीज़ से तंग आके लोग ब्रह्मा के पास जाते हैं, ब्रह्मा को बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे आप एक राजा भेज दो। तो ब्रह्मा अपना बेटा है जो मनु है उसको भी यहाँ दुनिया का, संसार का राजा बना देते हैं और लोगों को बोल देते हैं कि अगर आपने मनु को मैं तभी राजा बनाऊंगा अगर आप इसकी सारे कानूनों को, सारे ऑर्डर्स को फॉलो करोगे, अदरवाइज़ नहीं। तो लोग इसमें सहमति प्रकट कर देते हैं, तो मनु को दुनिया का राजा बना दिया जाता है। तो मनु यहाँ पे आकर क्या है, अपनी एक स्मृति लिखता है, ठीक है, एक कानून, कोड ऑफ कंडक्ट जैसे बोल दूँ या लॉ मेकिंग करता है, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग ही जो हमारी जात पातें, जो कास्ट सिस्टम निकला है वो मनुस्मृति से निकला है, इसके अकॉर्डिंग ही बताया गया है। मनु ने बोला है कि औरत जो है, औरत व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं देती, ठीक है। और इसी ने बोला है कि शूद्रास को वेद नहीं पढ़ना चाहिए, औरतों को वेद नहीं पढ़ना चाहिए। शूद्र अगर वेद पढ़ लेते हैं या कुछ चीज़ें मतलब सुन लेते हैं तो उनके कान कटवा देने चाहिए, उनके कान में शीशा डाल देना चाहिए, उनकी आंखें नोच लेनी चाहिए। इस तरीके के कानून क्या है मनुस्मृति में हमें देखने को मिलते हैं। तो मतलब आई डोंट नो ये कहाँ से चीज़ें आई हैं, कहाँ से नहीं हैं, लेकिन ये चीज़ें हमारे एक रिच कल्चर का पार्ट है। सो आप ये देख लीजिए, मनुस्मृति सबसे ओल्ड है, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो आ जाता है वो आता है जब पुराण का कौन से हैं, 18 पुराण टोटल लिखे गए हैं हमारे यहाँ पे। और इनमें पुराण में सबसे बेस्ट जो नाम आते हैं वो आते हैं विष्णु पुराण, भगवत पुराण, वायु पुराण, ब्राह्मण पुराण, मत्स्या और मेन पुराण हैं, ठीक है। इन पुराण में ये मेनली इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है फिफ्थ वेदा। अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फिफ्थ वेदा किसको बोला जाता है तो वो है पुराण। अभी इनमें क्या किया गया है, इनमें वर्शिप ऑफ गॉड्स की गए हैं, अलग अलग जो इनके गॉड्स हैं उनके बारे में क्या है इन्फॉर्मेशन मिलती है। और ये भी बोला जाता है पुराण का जो कंपाइलेशन है वो कहाँ पे किस पीरियड में हुआ, गुप्ता पीरियड में हुआ, ठीक है।
गुप्ता पीरियड में हुआ है इन चीज़ों का। तो गुप्ता पीरियड कौन सा है? गुप्ता पीरियड वो पीरियड है जिसमें हिंदुइज़्म को क्या होता है, बढ़ावा दिया जाता है, और हिंदू धर्म की जो भी एक डाउनफॉल की तरफ था हिंदू धर्म, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म काफ़ी फेवरेट माने जा रहे थे। तो गुप्ता पीरियड में आके हिंदू धर्म क्या है, अपने पीक पे आ जाता है, और मंदिर वगैरह जो बनने स्टार्ट होते हैं वो गुप्ता पीरियड की ही देन होती है, मतलब पोस्ट वैदिक पीरियड की ही देन होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम बात कर लेंगे तो वर्शिप है। जैसे हमने देखा भी, अगर कोई पुराण लिखा है विष्णु का तो देन विष्णु के बारे में ही बताया होगा। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं हमें देखने को मिल जाती हैं द पुराण्स में। नेक्स्ट जो आ जाता है इसमें, वो आ जाता है 6 शास्त्राज ऑफ फ़िलासफ़ी, मतलब शास्त्राज बोल लो या 6 स्कूल्स ऑफ फ़िलासफ़ी बोल दो। फ़िलासफ़ी क्या होती है? फ़िलासफ़ी ये होती है, एक बंदे के दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आते हैं। आपने फ़िलासफ़र्स के बारे में पढ़ा होगा, नो डाउट। ठीक है, तो हर एक फ़िलासफ़र के दिमाग में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस के वो आंसर ढूंढता है अपने माइंड की हेल्प से, और उसके ऊपर अप्लाई करता है अपना रीज़न, और उस रीज़न के अकॉर्डिंग ही वो आंसर ढूंढने की कोशिश करता है। जैसे परमात्मा क्या होता है, आत्मा क्या होता है, कैसे काम करने चाहिए, कैसे काम नहीं करने चाहिए। ठीक है, उन चीज़ों के बारे में, मतलब दीज आर बेसिकली 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फ़िलासफ़ी। तो इनमें नाम देख लीजिए आप, ये काफ़ी मैच करने के लिए आ जाते हैं। वैसे तो इंडियन फ़िलासफ़ी का पेपर है ये, लेकिन फिर भी आप थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन रखिए। जैसे सांख्या कपिला ने लिखा है, न्याया गौतमा ने लिखा है, विशेषका कन्नाद ने लिखा है, मीमांसा जैमिनी ने लिखा है, योग पतंजलि ने लिखा है, और उत्तर मीमांसा व्यास ने लिखा है। ठीक है, तो ये ऊपर वाले जो आप बोल दो, ये जो 5 है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो ये आप ज़रूर देख लेना। किसने? सांख्या कपिला ने लिखा है, न्याय गौतमा ने, विशेषका कनाद ने, मीमांसा जैमिनी ने, योग पतंजलि ने, और उत्तर मीमांसा व्यास ने लिखा है। ठीक है, तो बेसिकली ये फ़िलासफ़ी का पार्ट है। नेक्स्ट आ जाता है इसमें, नेक्स्ट जो आ जाता है एपिक्स। एपिक्स जो लिखे गए, एपिक्स का मतलब है, मतलब एक महाकाव्य। महाकाव्य जो लिखे गए, सबसे पहला महाकाव्य लिखा गया वो है रामायण। रामायण किसके द्वारा लिखा गया? महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है। इसमें कितने श्लोक हैं? 24,000 श्लोक हैं। ये अक्सर पूछ लिया जाता है, किसने लिखा, कितने श्लोक हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आप रट लीजिए। और इसके अलावा 3 नाम और रामायण के आ जाते हैं, ये भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो वो भी आप देख लीजिए। रामायणा मतलब मूवमेंट ऑफ रामा, या मूवमेंट मतलब रामा की जो मूवमेंट, रामा आना। ठीक है, अभी रामा का आना, इधर जो कुछ भी चीज़ें थी उस चीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू को डिनोट करती हैं। उसके बाद आ जाता है सीतायस चरितम महत। सीतायस चरितम महत मतलब ये एक ग्रेट स्टोरी के बारे में है। मतलब इसका दूसरा टाइटल जो आ जाता है वो है सीता के बारे में, उसके करैक्टर के बारे में, उसकी सोल के बारे में, और उसके इंटायर लाइफ के बारे में, क्या क्या हुआ उसके जीवन के साथ, उसके बारे में है। ठीक है, एक और टाइटल बन जाता है। उसके बाद आ जाता है पौलसात्यावध। पौलसात्यावध क्या है? ये बेसिकली रावण के साथ रिलेटेड है। रावण की डायनेस्टी कौन सी थी? उसका वंश का नाम का पौलसात्या। ठीक है, श्रीलंका में एक डायनेस्टी जैसे बोल दो, तो ये पौलस्त्यावध के साथ है। उसके किस तरीके से उसका खात्मा हुआ, उसकी फैमिली का किस तरीके से ये वध हुआ। ठीक है, और मतलब ये सारी चीज़ें क्या हैं इसके बारे में, मतलब इसके 3 अलग नाम है जो आप देख लेना एक बार। ठीक है, नेक्स्ट जो आ जाता है, नेक्स्ट एपिक है, जो सबसे बड़ा एपिक है वो है महाभारता। महाभारता जो बेसिकली किसने लिखा? महर्षि वेद व्यास ने लिखा था। कितने श्लोक है? 1,00,000 श्लोक हैं। और इसमें से क्या लिया गया है? श्रीमद् भगवत गीता का जिक्र किस में आता है? वो इसी में आता है। ठीक है, तो मतलब महाभारत किसने लिखा? महर्षि वेद व्यास ने लिखा। श्लोक कितने हैं? 1,00,000 श्लोक हैं इसमें। और भगवत गीता जो हिंदू आज भी पढ़ते हैं, ये किसने दिया है? ये किस में आता है? ये बेसिकली महाभारत का ही एक हिस्सा है। अभी ये कहाँ पे दिया गया? ये कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया गया। ठीक है, जो भी मतलब हम बोल दो, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, महाभारत का युद्ध में जब कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने अपने हथियार डाल दिए थे और बोला था कि मैं अपने भाइयों के खिलाफ, अपनों के खिलाफ नहीं लड़ सकता, तो देन कृष्ण जी ने उनको एक उपदेश दिया था जो श्रीमद् भगवद गीता के नाम से फेमस है, और ये महाभारत का ही एक हिस्सा है। ठीक है, और इसका पुराना नाम याद रख लीजिए, इसका पुराना नाम जय संहिता है, जो कि महर्षि वेद व्यास ने दिया था, जिसका मतलब था बुक ऑफ विक्ट्री। ये भी पूछा जा सकता है कि जय संहिता का मतलब क्या है? तो जय संहिता का मतलब है बुक ऑफ विक्ट्री, विच इज़ ओल्ड नेम ऑफ महाभारत। ठीक है,
तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन इसी तरह से मिलती रहे और हम आपके लिए नए नए टॉपिक पर वीडियोस बनाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।